हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज हम फटाफट एक लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं ओल्ड एज के लोगों के लिए। बात समझ में आती है। इस पर्टिकुलर लेक्चर की टारगेट ऑडियंस है पीएफआरडी ग्रेड ए का जो मेंस के एग्जाम देने वाले हैं 19 दिसंबर को। इस पर्टिकुलर लेक्चर एंड पेंशन सेक्टर के सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अवेलेबल है। आप अभी जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके क्लिक करो और वो नोट सारे के सारे डाउनलोड कर दो। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और सर बताओ और क्या क्या फ्री में। पूरा का पूरा सेवी कोर्स आप फ्री में डाल दो, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे। ऐसा करते हैं, आप मेरी टेबल लगवा दो गुरुद्वारे के अंदर, मैं वहां पे बैठूंगा, लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे और वहां पे लंगर खाऊंगा। ऐसा करें? नहीं नहीं सर, हम ऐसा नहीं चाहते। आप फीस चार्ज करो, हम कोर्स आके लेंगे। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है इंडिया के अंदर। हम एनपीएस के बारे में, एपीवाई के बारे में, ईपीएफओ के बारे में वो सब पुराने लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं। अभी हम कोई स्पेसिफिक स्कीम्स पढ़ने वाले हैं जो गवर्नमेंट लेकर आई है कि हाँ ओल्ड एज वालों का ध्यान में रखने के लिए जो कोई पेंशन स्कीम में कवर नहीं हो पाए, हम एक अलग स्कीम लेकर आएंगे उनके लिए। उनको कवरेज बढ़ाना है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कवरेज बढ़ाना है कि सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है। एक टाइप के लोग ये होते हैं कि जिनके पास रिटायरमेंट की एज के आसपास, सर रिटायरमेंट की एज का मतलब इंडिया के अंदर रिटायरमेंट की एज है 60। पहले 58 हुआ करते थे जिसको बढ़ा के 60 कर दिया गया। बट फिर भी आप वॉलंटरली रिटायर हो सकते हो, पहले ले सकते हैं ना। वॉलंटरी रिटायरमेंट आप कब ले सकते हो? जब आप 20 साल से ऊपर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर देते हो। गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इनमें किन किन टाइप के लोग हो सकते हैं और गवर्नमेंट किस तरीके से उनकी हेल्प करती है। इस केस के अंदर आपके पास पैसा पड़ा होगा और आपने कहीं पे काम किया है तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के माध्यम से, एक स्कीम के हिसाब से। ये एक स्कीम क्या बोलती है? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बैंक में एफडी कराते हो तो गवर्नमेंट कहती है अपनी साइड से जो सीनियर सिटीजन लोग हैं हम उनको थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। हेल्प ही तो कर रही है गवर्नमेंट। तो ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। जो प्रिवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को। हम 5 स्कीम पढ़ने वाले हैं, उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। आपके पास इकट्ठा पैसा पड़ा है, आप जाके इंश्योरेंस कंपनी स्पेसिफिकली एलआईसी को जाके पैसा दे दो। अब वो एलआईसी आपको मंथली पैसा देती रहेगी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये एफडी की फॉर्म में और ये एक एन्युटी है। ये एफडी की फॉर्म में और ये एन्युटी है सर। दोनों में 15 लाख लगने वाले। ओहो, 15 लाख वाली बात पहले 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 ही बता दी। ठीक है। इसके अंदर 15 लाख की लिमिट है दोनों के अंदर। और दोनों में फर्क क्या है इसको हम पढ़ेंगे कि आप पैसा इस पर्टिकुलर स्कीम में लगाओ या आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में लगाओ। ये एक एन्युटी है। एन्युटी मतलब आप पैसे जाके एलआईसी को दोगे और आपको पर मंथ या क्वार्टरली आपको पेमेंट करते रहेंगे। बात समझ में आती है? ठीक है जी। एक है आपकी प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री व्यापारी मनधन, ठीक है जी। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। ये तीनों योजना एक जैसी ही है बट अलग अलग सेक्टर को डील करती है। बात में आती है, इसमें आपको एक स्कीम समझ में आ गई मतलब आपको बाकी की 2 स्कीम समझ में आ जाएंगी। प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, प्रधानमंत्री व्यापारी मनधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। ठीक है। ये तीनों स्कीम में आपको एक स्कीम पढ़नी है, बाकी तो आपको याद हो जाएंगे अपने आप। चलो जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर क्या बोलता है? पहली बात तो स्टार्ट हुई आपकी 2 अगस्त 2004 को। अब इसके अंदर आपके पास पैसा पड़ा है और आप पैसा बैंक में लेके जा रहे हो, आपकी रिटायरमेंट की एज आ गई है। इसके अंदर रिटायरमेंट की एज बोली गई 60 या 55। आप वॉलंटरली अगर 40 की एज या 50 की एज में भी रिटायर हो रहे हो बट आप इसके अंदर अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल नहीं हो। इन्होंने बोला कि हम 55 से नीचे वालों को अकाउंट नहीं खोलेंगे, 55 से नीचे वालों को हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का बेनिफिट नहीं देंगे। गवर्नमेंट कह रही है भाई जो मर्जी उनकी मर्जी चलेगी। उन्होंने बोला कि 60 की एज है बट 55 तक की एज पे आप खोल सकते हो अगर आप रिटायर हो चुके हो। आप रिटायर हो चुके हो, हु हैज रिटायर्ड ऑन सुपर एनुएशन, 55 तक आप वो खोल सकते हो। बात समझ में आती है? इसके अंदर मिनिमम आपको कितना अकाउंट खुलवाने के लिए पैसे देने? मिनिमम इज 1000 एंड मैक्सिमम इज 15 लाख। अब आप मल्टीपल अकाउंट खुलवा सकते हो बट मैक्सिमम लिमिट 15 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। आप अलग अलग बैंक अकाउंट, अलग अलग बैंक में जाओ, इंडियन बैंक में जाओ, क्या कहते हैं एसबीआई में जाओ, अलग अलग जाके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट खुलवाओ बट क्यूमुलेटिवली 15 लाख से ऊपर आप डिपॉजिट नहीं कर सकते।
सर ये 15 लाख की लिमिट क्यों बनाई, आप ये बताओ पहले। आप पैसा कमा रहे हो खूब, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6%, 5.5%, आप एफडी कराने जाते हो, आपको लगता है मेरे को सिर्फ 5.5% मिल रहा है। आप अपने पापा को देखते हो कि पापा को 7.4% मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। तो आप अपने करोड़ों रुपए अपने पापा को कहते हो, पापा आप जमा करा दो अपने अकाउंट के अंदर। तो लिमिट लगानी जरूरी है ना। ये तो सारा का सारा पैसा घर वाले अपने मतलब मम्मी पापा के नाम कर देंगे, एक अच्छी बात भी है। बट ऐसा नहीं ना कि गवर्नमेंट सारे के सारे पैसे देते रहे, गवर्नमेंट खुद कंगाल हो जाए, फिर फायदा क्या हुआ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मार्केट में कम होने का। तो सारे के सारे आप अपना पैसा अपने क्या कहते हैं माता पिता के नाम पे लगा के 7.4% कमाने लग जाओगे। ये अभी का रेट है 7.4%। तो इसीलिए इसमें लिमिट लगाना जरूरी है। 15 लाख से ऊपर आप जमा नहीं करा सकते। ये गवर्नमेंट हेल्प कर रही है आपके अय्याशी के लिए, थोड़ा ना पैसा जमा करे कि आप 1.5 करोड़ 10 करोड़ रुपीस लगा दो इसके अंदर, ऐसे नहीं। जो जरूरी है उसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट फालतू मिलेगा। तो 15 लाख तक, 15 लाख का अगर आप कर रहे हो तो 7.4% के हिसाब से अराउंड 8,000 रुपीज ऐसी कुछ अमाउंट आती है पर मंथ का इंटरेस्ट। बात समझ में आती है। हाँ सर, हमें लॉजिक समझ में आता है मैक्सिमम वाला। ठीक है, अब इसका लॉक इन पीरियड क्या है। आपको 5 साल तक पैसे को एफडी करवा के रखना है, एफडी करवा के रखना है 5 साल तक। हमें जरूरत पड़ेगी किसी केस के अंदर पैसा निकाल सकते हो, बट थोड़ी सी पेनल्टी लगेगी। अगर आप 1 साल के बाद पैसे नहीं निकाल रहे हो, 1 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते, ये तो बात श्योर है। 1 साल की जब आप हो गए, 1 साल की एफडी होगी, सेकेंड ईयर में आप पैसा निकालने जा रहे हो, तो आपको 1.5% का डिपॉजिट का पैसा कट जाएगा। अगर आपने 10 लाख रुपीज लगाए हुए हैं तो आपका 15,000 रुपीज कट हो जाएगा, बाकी पैसा आपको दे दिया जाएगा। बात समझ में आती है। हाँ जी। अगर आप 2 इयर्स के बाद पैसा निकालने आ रहे हो, 5 इयर्स तक है ना, 2 इयर्स हो गए, अब आप थर्ड फोर्थ या फिफ्थ ईयर में पैसा निकाल रहे हो, तो आपका 1% डिडक्ट कर लिया जाएगा, सिर्फ 1% डिडक्ट कर लिया जाएगा। 1% डिडक्ट कर लिया जाएगा जो भी आपने डिपॉजिट कराया होगा। मैक्सिमम कितना, 15 लाख। परफेक्ट। अब ये 5 ईयर का डिपॉजिट पीरियड है, आप इसको एक्सटेंड करा सकते हो और 3 साल के लिए, और 3 साल के लिए। बात समझ में आता है। परफेक्ट। आज के दिन पे थर्ड क्वार्टर में फाइनेंशियल 21-22 को आज के टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4%। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यही है, इसी के अंदर से आपको क्वेश्चन कोई ना कोई मिल जाएगा अगर आया तो। अगली स्कीम पढ़ते हैं हम, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। इसके अंदर क्या है कि आपके पास इसमें भी इकट्ठा पैसा पड़ा है, इसमें भी लिमिट 15 लाख की है, बट ये दोनों अलग अलग है। आप सेविंग स्कीम में 15 लाख जमा करा सकते हो, साथ में अलग से 15 लाख प्रधानमंत्री वया वंदना योजना में भी करा सकते हो। ये कौन देता है, एल। ठीक है, आप एल के पास पैसे लेके गए, ये ले लीजिए मेरे 15 लाख रुपीज, आप मेरे को पर मंथ की एनुअटी बांध दो। ये आपको 10 साल का लॉक इन पीरियड है, बट इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें बेनिफिट है आपको मंथली पेमेंट्स मिलती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है? आपको क्वार्टरली 7.4% के हिसाब से। अरे यार, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये चीज को मैं चेक करूंगा, ये पर पेबल क्वार्टरली है, पेबल क्वार्टरली है, पेबल क्वार्टरली है। दिस विल बी अपडेटेड। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना के अंदर आपको मंथली पेमेंट मिलती है, आपको मंथली पेमेंट मिलती है। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना में जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 7.4% ही है। वो एनुअटी जो इशू करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कुछ बताएंगे ना, तो वो 7.4% ही है। और ये पेबल मंथली है, ये पेबल मंथली है, ये पेबल मंथली, आपको मंथली पेमेंट मिलेगी। तो इसमें अगर आप कंपाउंडिंग लगाओ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रधानमंत्री वया वंदना योजना में ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मंथली पेमेंट कर रहे हैं। वो सेविंग्स के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वाले क्वार्टरली पेमेंट करते हैं। ठीक है, इसका मिनिमम, अच्छा इसके अंदर 55 एज सुपर एनुएशन की एज कुछ नहीं है। इस स्कीम ने बोला आप 60 इयर्स के हो गए तभी आपको ये पॉलिसी लेने को अलाउड है, नहीं तो नहीं अलाउड। 60 इयर्स की एज के जब आप हो जाओगे तभी आप ये वाली पर्टिकुलर पॉलिसी को ले सकते हो। ठीक है, पॉलिसी के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 15 लाख। 15 लाख की लिमिट हमें समझ में आती है। पॉलिसी का टर्म है 10 इयर्स, 10 ईयर से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। इस बात के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस आ गई है कि आप 10 ईयर से पहले पैसा नहीं ले सकते। सर अगर कोई जरूरत आ गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तब सरेंडर वैल्यू दे रखी है।
इसके अंदर लिखा है द स्कीम अलाउज प्री मेच्योर एक्सिट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लाइक द पेंशनर रिक्वायरिंग मनी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी क्रिटिकल एंड टर्मिनल इलनेस ऑफ स्पाउस एंड सेल्फ। बात समझ में आती है? तभी आप पैसा निकाल सकते हो। और सरेंडर वैल्यू के अंदर आपको 98% ऑफ परचेज प्राइस दे दिया जाएगा। ये परचेज प्राइस का क्या मतलब है? जब भी आप एनुटी लेने जाते हो तो आप एनुटी को परचेज करते हो, 15 लाख रुपीज के एनुटी दे दो है। हाँ, तो जितने की आपने एनुटी ली उसका 98% पैसा वापस कर दिया जाएगा, आपको 2% काट लिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक बात लिखिए, पॉलिसी का लोन। अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप उस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हो। पैसा चाहिए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन अवेलेबल अंडर द पॉलिसी शैल बी 75। आपने अगर 10 लाख रुपीस दिए हैं पीएम वया वंदना योजना में, तो 3 इयर्स के बाद, 3 साल के बाद, 3 साल 3 इयर्स के बाद आप 7.5 लाख का लोन ले सकते हो। वो पैसा जमा रहेगा, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप अर्न करोगे वो इस लोन के ऊपर आप पे कर दोगे, जो भी प्रिविलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। लोन तो आपको प्रिविलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा ना। हाँ जी, हमें बात समझ में आती है। और ये 7.4% पे फिक्स हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर आज आप 10 ईयर्स के लिए पॉलिसी लेके आ गए ना, तो 7.4% पे देते रहेंगे आपको आगे जाके, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम जाता है, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट अप चला जाए। ठीक है जी, आपको सर्टेनिटी मिल जाएगी, मेरे को इतना पैसा मिलने वाला है पर मंथ। सर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हमें समझ में आती है, प्रधानमंत्री वया वंदना हमें समझ में आती है। अब बताओ कोई अलग स्कीम के बारे में बताओ। अब पढ़ते हैं हम प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। ठीक है, ये तीनों योजना एक टाइप के है। एक के अंदर किसान जी को कवर किया गया, एक के अंदर व्यापारी को कवर किया गया, और एक के अंदर व्यापारी मतलब छोटे मोटे बिजनेसमैन, और एक के अंदर आपका अनऑर्गेनाइज जो वर्कर्स है, जो लेबरर है, जो घर के अंदर मेड काम कर रहे हैं, उन सबको भी कवर किया गया। तीनों स्कीम के अंदर बात करी गई है। चलो जी, किसान के बारे में क्या बोला गया? ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 12 सितंबर 19 को। बोला गया प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना किनके लिए? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे फार्मर्स। छोटे फार्मर की डेफिनेशन क्या दी है? उनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा कल्टीवेबल लैंड होनी चाहिए। कल्टीवेबल लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स, 2 हेक्टेयर्स तक। ठीक है, इसके अंदर आप एंट्री कब ले सकते हो? देखो, आपको पेंशन मिलने वाली है, इसके अंदर पेंशन देने की बात चल रही है। ये पेंशन स्कीम है। पहले तो आप कुछ 15-15 लाख रुपए दे रहे थे, 10 लाख रुपए दे रहे थे कहीं ना कहीं। यहाँ पर कह रहे हैं वो वाली बात नहीं दे रहे, हम पेमेंट नहीं ले रहे आपसे कुछ, आप छोटे छोटे प्रीमियम्स देते रहो। इसको आप अटल पेंशन योजना से भी जोड़ के सोच सकते हो। अटल पेंशन योजना जैसे ही है, उसमें भी एंट्री एज और क्या कहते हैं मैक्सिमम एज 18 टू 40 ईयर्स ही है। इसके अंदर भी वही बोला गया, आप इसमें एंट्री कर सकते हो 18 टू 40 ईयर्स कभी भी। उसी हिसाब से आपके प्रीमियम्स डिसाइड होंगे। अगर आप जल्दी एंट्री कर लोगे आपके प्रीमियम्स बहुत कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल 80 की एज में शायद प्रीमियम 55, 18 की एज में 55 रुपीज पर मंथ देना आपको, और 40 की एज में वो शायद 200 पर मंथ हो जाता है, 200 पर मंथ इतना आपको देना है। और जैसे ही आप 60 ईयर्स के हो गए, गवर्नमेंट आपको 3000 रुपीज पर मंथ, 3000 रुपीज पर मंथ पेंशन देगी आपकी लाइफ तक, आपकी लाइफ तक, जब तक आपकी लाइफ है। ऐसा नहीं 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल, जब तक आपकी लाइफ है तब तक। ठीक है जी, तो ये एलिजिबल कौन है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कल्टीवेबल लैंड है। ये डेफिनेशन है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की। एंट्री एज इज 18 टू 40 ईयर्स। अब इसके अंदर क्या बोला गया? कुछ एक्सेप्शन, मतलब बोला गया ना कि ये बंदे नहीं ले सकते, ऐसे ये जो डिजर्व लोग हैं उन्हीं को मिले। ऐसा नहीं कि सारे के सारे इस चीज का बेनिफिट उठा ले। ठीक है, तो उन्होंने एक्सक्लूजन दिए कि जो एनपीएस के अंदर कवर्ड है, जैसे कि अगर कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर कवर्ड है तो उनको हम इसके अंदर नहीं आने देंगे। गवर्नमेंट बेनिफिट आपको क्यों देगी? आप तो पहले से आपका रिटायरमेंट सिक्योर्ड है, आपने एनपीएस में करा रखा है, ईपीएफओ में आपका पहले पैसा जमा हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो कवर्ड है अदर कोई स्कीम के अंदर जैसे एनपीएस, ईएसआई, ईपीएफओ, उनको अलाउड नहीं है। फार्मर हु हैव ऑप्टेड फॉर प्रधानमंत्री। अब आगे की जो दो योजना की हम बात करने वाले हैं, एक व्यापारी वाली योजना, श्रम धन योजना जो श्रम करते हैं, अगर वो दोनों में रजिस्टर्ड है कोई ना कोई बंदा किसी भी एक में, तो वो इस योजना में नहीं आ सकता। तीनों योजना में से एक ही योजना में आप एंट्री ले सकते हो। ऐसा नहीं 3000 रुपए में इस योजना में भी पर मंथ की पेंशन ले लू, फिर दूसरी योजना में भी मैं एंट्री कर लू 3000 रुपए में, कि मैं तो किसान भी हूं, मैं तो व्यापारी भी हूं,
मैं तो क्या कहते हैं श्रम भी करता हूं, तीनों में नहीं, एक में, एक में, ठीक है। फर्दर तो इसमें बोला गया प्रधानमंत्री क्या कहते हैं फार्मर्स हु हैव ऑप्टेड फॉर प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना एंड प्रधानमंत्री व्यापारी मनधन योजना, अगर उन्होंने कर रखा है तो उनको हम अलाउ नहीं करेंगे, एलिजिबल नहीं वो लेने में, किसान वाले में। परफेक्ट। फर्दर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ हायर इकोनॉमिक स्टेटस शैल नॉट बी एलिजिबल। कोई भी इंस्टीट्यूशनल लैंड को होल्ड करता है, इंस्टीट्यूशनल लैंड, एजुकेशनल लैंड, बड़ी बड़ी लैंड होती है ना जो अलॉट होती है, आपके पास वो है तो आप क्या कहते हैं फार्मर नहीं हो। फॉर्मर एंड प्रेजेंट होल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पोस्ट है, ठीक है। फॉर्मर एंड प्रेजेंट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, ये सारा पढ़ लेना। ऑल सर्विसिंग और रिटायर्ड ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, सब कुछ बड़े जहां पे नौकरी कर रहे हो वो तो पहली क्या कहते हैं ऊपर वाली पेंशन स्कीम में कवर्ड हो गए, अलग से स्पेसिफिकली उन्होंने लिख दिया। ऑल पर्सन हु हैज पेड इनकम टैक्स इन लास्ट असेसमेंट ईयर, उनको इसके अंदर हम बेनिफिट नहीं देंगे। जो इनकम टैक्स दे रहे हैं मतलब उसके पास पैसा है तभी वो इनकम टैक्स दे रहा है, तो हम उनको नहीं करेंगे। प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीएस, आर्किटेक्ट्स, उनको हम नहीं करेंगे अलाउ। ये लिखा हुआ स्कीम के अंदर। परफेक्ट। द एप्लीकेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 80 to 40 will have to make monthly contribution ranging from 55 to 200 per month till they attain the age of 60। 60 की उम्र तक आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आपको 3000 रुपीज पर मंथ लिखा हुआ, मिनिमम अश्योर्ड पेंशन 3000 रुपीज पर मंथ। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी स्पाउस को 50% ऑफ पेंशन मिलती रहेगी। इफ द सब्सक्राइबर्स डाइज, द स्पाउस ऑफ द बेनिफिशियरी, जो भी उसका पति है या उसकी पत्नी है, शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव 50% ऑफ द पेंशन एज फैमिली पेंशन। अगर स्पाउस की डेथ हो जाती है, सब्सक्राइबर को तो पूरा पेमेंट मिलता रहेगा ना, सब्सक्राइबर है। अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो स्पाउस को 50% मिलेगा, 50% मिलेगा। क्या हो जाएगा फिर ये 3000 पर मंथ की जगह 1500 पर मंथ। सर हमें आती है मैथ, ठीक है। आपको अगर ये योजना समझ में आती है पेंशन वाली, तो आगे की दो योजना बच्चों वाली योजना है। चलो जी हम पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री व्यापारी मनधन व्यापारियों के लिए। अब व्यापारी कौन, व्यापारी में उन्होंने बोला जो भी रिटेल ओनर, शॉप ओनर्स है, उनको क्या कहते हैं डेफिनेशन में बोला गया कि उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। एंट्री एज सेम की सेम 18 to 40। इनका मंथली पेमेंट कितनी होगी, वही 55 to 200। कितनी एज, 60 की एज के बाद पेमेंट स्टार्ट, 3000 पर मंथ इनको भी मिलेंगे। अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उनकी स्पाउस को, उसके स्पाउस को 50% पेमेंट मिलती रहेगी लाइफ तक एज फैमिली पेंशन। बात समझ में आती है। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन योजना इज अ गवर्नमेंट स्कीम मेंट फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल स्केल ट्रेडर्स एंड रिटेलर्स। व्यापारी बोला जाता है इनको, व्यापारी, ठीक है जी। इजी है ना, बहुत इजी है। अब इसके अंदर एक्सेप्शन दे दी गई, आप कहीं पे भी रजिस्टर्ड हो ईएसआईसी में, एनपीएस में, ईपीएफओ में, तो आपको इसके अंदर हम बेनिफिट नहीं देंगे। इनकम टैक्स पेवर हो, हम इसको बेनिफिट नहीं देंगे। आप प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के अंदर एनरोल्ड हो या प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, इससे पुरानी वाली योजना में आप कवर्ड हो, तो इसके अंदर आप एनरोल नहीं करा सकते। तीनों योजना में से एक योजना में एनरोल करा सकते हो। परफेक्ट। लास्ट योजना फटाफट, प्रधानमंत्री श्रम कर रहा है, जो श्रम कर रहा है, जो श्रम किस केस में कर रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है जो आपके घर के अंदर कोई काम करना आता है, कोई भी आता है, जो बाकी सारे क्लास ऑफ लोगों को उन्होंने बोल दिया कि जो श्रम कर रहा है, लेबर्स है, जो अनऑर्गेनाइज्ड क्या कहते हैं वर्कर्स है, उन सबको इसके अंदर कवर किया जाएगा। फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जिनकी मंथली इनकम 15,000 से कम है, 15,000 से कम है, मंथली इनकम 15,000 से कम है, उसको इसके अंदर एनरोलमेंट की अनुमति है। एंट्री एज सेम की सेम 18 to 14, एंगेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर इसके अंदर एक्सेप्शन क्या दिया गया कि अगर वो मेंबर है ईपीएफओ, एनपीएस, ईएसआईसी, उनको नहीं अलाउड। बात समझ में आती है। इनकम टैक्स पेबल है, उनको नहीं अलाउड। सर यहाँ पर एक एक्सेप्शन तो हमें दिख ही नहीं रही कि अगर वो प्रधानमंत्री किसान योजना के अंदर एनरोल्ड है या वो प्रधानमंत्री व्यापारी योजना के अंदर, मनधन के अंदर वो एनरोल्ड है, ये वाली एक्सेप्शन तो इसके अंदर है ही नहीं। अच्छा 3 योजना है ना, 2 में एक्सेप्शन डाल दी, बात खत्म हो गई। अगर वो इस योजना के अंदर एनरोलमेंट लेता है तो पुरानी 2 योजना के अंदर एनरोलमेंट नहीं ले पाएगा।
अगर वो पुरानी एक किसी योजना में एनरोलमेंट लेता है तो इन दोनों में एनरोलमेंट नहीं ले पाएगा। बात समझ में आती है? सर आप बताओ कैसे कैसे होगा, वो कैसे होगा बताओ। देखो, अगर वो किसान मनधन योजना के अंदर आके एनरोलमेंट लेना चाहता है, अगर वो श्रम के अंदर पहले से ही एनरोल्ड है, तो किसान योजना में उसको एनरोलमेंट मिलेगी नहीं। यहाँ पे हटा रखा उसको पहले से ही। सेम केस इसके अंदर व्यापारी के अंदर वो एनरोलमेंट करना चाहता है, अगर वो श्रम के अंदर एनरोल्ड है, श्रम के अंदर वो एनरोल्ड है, तो व्यापारी के अंदर भी वो एनरोलमेंट नहीं ले पाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली कैंसिल मना कर रखा है उसको कि प्रधानमंत्री श्रम योगी के अंदर अगर वो एनरोल्ड है तो प्रधानमंत्री व्यापारी योजना में वो एनरोलमेंट नहीं ले पाएगा। बात समझ में आती है? तो इसलिए वो वाली एक्सेप्शन अगर यहाँ पे नहीं लिखी, वो कवर्ड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि दो जगह मना कर दिया है। परफेक्ट। इसके अंदर भी आपकी एंट्री टू एग्जिट एज, एंट्री एज सॉरी बेटा, एंट्री एज का ब्रैकेट 18 टू 40 है। मंथली कंट्रीब्यूशन रेंज करता है 55 टू 200। आपको 60 की उम्र तक करना है। बाकी सारी बातें सेम आइडेंटिकल। मिनिमम एश्योर्ड पेंशन 3000 पर मंथ, 60 की एज के बाद 3000 पर मंथ आपको मिलेंगे। सब्सक्राइबर की अगर डेथ हो जाती है तो उनकी स्पाउस को या उसके स्पाउस को 50% मिलेगा, मतलब 1500। अगर स्पाउस की डेथ हो जाती है तो सब्सक्राइबर को 3000 मिलते रहेंगे ना, क्योंकि उसी ने तो पैसे दिए हैं। इसकी स्टार्ट डेट है 15 फरवरी 2020। आपको सबकी डेट याद करनी है, एंट्री एग्जिट याद करनी है। प्रधानमंत्री के केस के अंदर जैसे अनऑर्गेनाइज वर्कर है तो उसकी डेफिनेशन क्या उसको याद करना है आपको, और मिनिमम एश्योर्ड पेंशन आपको याद रहेगी, तो तीनों में सेम है। तो यही स्कीम थी, बाकी सब कुछ तो हम कवर कर चुके हैं। इन सब चीजों के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए जाएंगे। और आज महा एमसीक्यू आने वाला क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पे, सिर्फ इसी लेक्चर के रिगार्डिंग। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो मेरी ऐप पे आके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज करना, हम बातें करेंगे। चलो जी, आज मेरी ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।